आज सर्वप्रथम हम इस बैठक में एचबी हॉस्टल के रेसिडेंशियल वार्डन सर का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे लिए नहीं, अब तो जब भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कही जाएगी, लिखी जाएगी, एक नाम कोई हमेशा याद किया जाएगा, वो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज उनकी जयंती पर सर्वप्रथम हम उनको नमन करें और हम अपने आदरणीय रेसिडेंशियल वार्डन सर को आमंत्रित करते हैं। आप सर नमन कीजिए। जाहिर सी बात है उन्होंने ऐतिहासिक काम किया होगा, पर आज वो हमारे लिए उनकी जयंती मनाना क्यों आवश्यक होता है, तो हमें इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें यह जानना होगा कि आखिर उन्होंने किन परिस्थितियों से लड़कर वो मुकाम हासिल किया था। आखिर हम उनसे क्या सीख सकते हैं। हम हिंदी में एक मुहावरा है, अकेला जवान हार नहीं हो सकता। आपको बता दूं, अकेला इंसान जिससे पूरी ब्रिटिश आर्मी परेशान हो गई थी, हार गई थी। भारत को आजादी मिली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत, और इसके तहत भारत को आजादी मिली थी 30 जून 1948। पर भारत को आजादी मिली कब? 15 अगस्त 1947। क्यों? इसके पीछे एक ही इंसान था, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान था और उसकी पूरी फौज थी। वो इंसान थे माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उस समय के जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको यह सब हिदायत दे दी गई थी, चेतावनी दे दी गई थी, वो सब परिवार कहां जाके चले जाए, या तो मुंबई चले जाए या कराची चले जाए, क्योंकि सुभाष बाबू अपनी फौज लेकर आ रहे थे और उन्होंने कहा था मुझे नहीं मालूम कि इस जंग में शामिल होने वाले जो लोग हैं, हम में से कितने लोग आजादी को देखने के लिए जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। फिर भी उनकी फौज ने आए और उनका इरादा था दिल्ली में आक्रमण करने का, लेकिन परिस्थितियां बदली, उन पर अटैक हुआ, उनके जो आर्मी थी उनको बंदी बना लिया गया था और उनको गद्दार की उपाधि दी गई थी। तो देश के लिए लड़ने वालों को यह सब भी सहना पड़ता है। ये नेताजी हमें सिखाते हैं। आइए नेताजी के विभिन्न पहलुओं पर हम लोग
विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से जानेंगे। और उससे पहले हम चाहते हैं कि राजकुमार सर आए, जो कि ये इतिहास के प्राध्यापक हैं, तो ये बहुत विस्तार से अपनी बात कर सकते हैं और वो बहुत सटीक बातें होंगी। आज जब वाट्सएप यूनिवर्सिटी अपना फैलाव कर चुका है, उस समय हमें जरूरत है कि इतिहास को सही ढंग से पढ़े और समझे। तो हम बहुत ही सम्मान के साथ राजकुमार सर से आग्रह करते हैं वो आए और नेताजी के बारे में जान सकें। थैंक यू मनीष जी। सबसे पहले यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति मैं किसे कहूँ जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये चीज़ें, आपके सीनियर लोग, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने ये इनिशिएट किया कि ऐसी कुछ चीज़ें जो एक्टिविटीज़ आप लोग कर रहे हैं वो बहुत ही बेटर है और इन फ्यूचर एज ए जूनियर आप लोगों को ये बातें सीखनी है कि हमें इस प्रथा को आगे ले जाना है। देखिए, स्टार्ट करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको संभाल के रखना, उसको आगे ले जाना, वो बड़ी बात है। शायद इन्होंने इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कौन सी जयंती मना रहे हैं हम लोग? 127। सबसे पहले आप इस वक्त उड़ीसा और आई भुवनेश्वर में एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आए हो विभिन्न राज्यों से, और आज जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे लिए एक खुशी का विषय है कि हम उसकी जन्मभूमि पे यहाँ पे उस शख्स की बात कर रहे हैं और उसकी जन्मभूमि पे आके हम उनके बारे में सुन रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। हमारे लिए गौरव का विषय, क्योंकि हम और आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर सुभाष चंद्र बोस के बारे में, लेकिन हमने ये पढ़ा होगा कि कटक में, उड़ीसा में, लेकिन आज हम उस कटक के आसपास भुवनेश्वर में हैं। और आज और भी डीपली, जैसे आप में से बहुत से लोग आज जब दास सर कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं उसी स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी पढ़े हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों को विजिट करना चाहिए, और सच में मुझे लगा कि हमें वो स्कूल, वो जगह, उनका घर हमें देखना चाहिए कि वो किस सिचुएशन में रहे हैं और उनका क्या सोच थी, क्या एक बलिदान करने का उनका अपनी एक अलग सोच लेके चले थे। देखिए, हम कभी भी बात करते हैं तो ये जो सेलिब्रेशन रहती है, ये किसकी सेलिब्रेशन रहती है? जिसने कुछ भीड़ से हटके काम किया। हर किसी का बर्थडे तो हम ऐसे सेलिब्रेट करते नहीं, हम सभी पूरे आराई परिवार इकट्ठे होकर जब किसी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो कुछ तो अलग है। अब स्पेशली अगर इस समय के बच्चों को, वो भी लगभग आपकी एज में होंगे, तो अलग दिखने लगे होंगे, अलग उनकी हरकतें होंगी, अलग उनके काम होंगे, वो एक लाइन से हटके अपने आप को उन्होंने सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट किया होगा। क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े होके बड़े ज्ञानी बन गए। किसी बच्चे में आपने देखा होगा छोटे से ही कुछ अलग से कुछ करने की जब किसी की सोच होती है तो उसकी बातें, उसकी हरकतें हमें ऑटोमेटिकली ये लगता है कि ये बच्चा कुछ अलग है। तो वैसे ही कुछ बातें उनमें रही हैं। और जब हम बात करते हैं जो आजकल का यूपीएससी है, वो समय का क्या था, वो क्वालिफाई करने के बाद और 4th रैंक आने के बाद वो उसको रिजाइन। इस जमाने के किसी पर्सन से आप 15 फीस मांग के देखिए, वो फिर भी ये सोचेगा कि ये पर्सन वापस करेगा या नहीं करेगा। सिर्फ 50 मांग के देखिए, नहीं करेगा। और उसकी क्या लगन होगी, समाज के प्रति क्या सोच होगी, अपने देश के प्रति क्या प्यार होगा, जो उसने इतनी बड़ी जॉब को और क्या करना है, कैसे करना है। मैं उनकी स्टोरी पढ़ रहा था कि उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, क्योंकि अंग्रेज लोग इंटरव्यू पैनल में थे, और ये पूछा गया एक रिंग रखते कि आप सुभाष चंद्र बोस हो, आप अपने आप को इस रिंग से गुजारिए। तो वो एक पेज पे अपना नाम लिखते हैं, उस पेज को वहाँ से पास करते हैं, उस रिंग से अंगूठी रखते हैं सामने कि सुभाष चंद्र बोस आप हमें ये वजन करते हैं, कैसे अपने आप को दर्शाते हैं कि सोच उनकी हमें ये दिखाती है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें
25,000 लोग इकट्ठे करना, अपने साथ जोड़ना आसान काम है। आज जोड़ के देखिए, नहीं जुड़ते। और दूसरे देश में जाके भारत देश को आज़ाद करने के लिए एक आर्मी तैयार कर देना बहुत बड़ा काम है। और उनकी एक कहते हैं कि अगर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगर सुभाष चंद्र बोस बन गए होते तो आज भारत की तस्वीर हो, और बनना भी उन्होंने। लेकिन अंदरूनी पॉलिटिक्स क्या है उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी कहानी उसके पीछे है। लेकिन ये कंफर्म है कि अगर वो पीएम होते तो जो आज भारत है, शायद जो आज प्रेजेंट सिनेरियो में है, वो आज से 20-25 साल पहले इस सिचुएशन पे इंडिया होता। उनकी बहुत गुलामी सोच थी, उनके जो फॉरेन रिलेशन थे उस जमाने में हिटलर से जाके मिलना और हिटलर से हेल्प मांगना। आजकल के ज़माने में भी आप अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए इतनी फैसिलिटी है, इतना सब कुछ है, लेकिन फिर है। और यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पे आज कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था और मुझे भी बोलने का मौका मिला। मैं उनसे हटकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं एक लाइन यही कहूँगा कि कर्म की गूंज कंठ की गूंज से दूर तक जाती है। स्वामी विवेकानंद सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पे यह एक लाइन जरूर पीठ बैठती है। आज के समय में देखिए, एक फैसला आया था गुजरात हाईकोर्ट का, जिसमें बिल्किस बानो तो उस केस में ये हुआ कि उनके सजा पूरा हुए बिना गुजरात सरकार के प्रयास से वे बाहर आ गए, छूट गए। ऐसा ही एक और मामला राजीव गांधी जी के समय में भी हुआ था। तो ये दर्शाती है कि जो सरकारें जो कहती हैं और जो क्या करती है उनमें फर्क होता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने केवल कहने पर जोर नहीं दिया, बल्कि उसको अपने कार्यों में उतार करके और दिखाया कि कैसे करके किया जा सकता है। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के हो या आज़ाद हिंद फौज, उसमें भी झांसी की रानी के नाम से एक टुकड़ी का गठन किया था। ये उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहा करते थे कि मत का भेद हो, मन का भेद नहीं हो। त्रिपुरा हरिपुरा कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1938 में बने और महात्मा गांधी जी के साथ श्री पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के उस समय के गांधी समर्थित उम्मीदवार थे। उनके साथ कुछ मतभेद होने के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जो उनके राजनीतिक मतभेद थे महात्मा गांधी के साथ, उनको कभी भी मनभेद में नहीं बदलने। जब वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय भी उन्होंने महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगा और उन्होंने ही महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। उनसे हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हमारे बीच किसी भी तरह का मतभेद हो, लेकिन हमारे संबंधों में, व्यक्तिगत संबंधों में कभी बात नहीं बढ़े। इसका हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तीसरी चीज, सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से हम ये सीख सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया कि ICS के इम्तिहान में उन्हें 4थी रैंक मिली थी और उनको उन्होंने त्याग दिया। कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहे, उसके बाद प्रेसिडेंट बने, लेकिन उन्होंने उसको भी त्याग दिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा बड़े लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हमें छोटे छोटे सेक्रीफाइस जीवन में करने पड़ते हैं और इनसे हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके साथ ही धन्यवाद आप सभी।
और जिसमें जानकारी होती है। गोविंद ने जो बताया वास्तव में अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमें सहिष्णु होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जिसको उन्होंने राष्ट्रपिता कहा, उनके एक कहने पर वो इंसान कांग्रेस का अध्यक्ष पद ठुकरा देता है। और उस समय का कांग्रेस का अध्यक्ष पद का मायने ये था कि आप भारत के प्रधानमंत्री बने। बहरहाल हम अगले वक्ता के रूप में बीएससी के थर्ड ईयर से आगे घोषणा को आमंत्रित करते हैं। मैं आज आप सबके समक्ष बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज यहाँ पर उपस्थित होकर नेताजी की जयंती के दिन में आप सभी के समक्ष कुछ कहने वाला हूँ। মা তোর ছেলেরা ঘর ছেড়েছে শহীদ হবে দেশ, মা তোর ছেলেরা ঘর ছেড়েছে শহীদ হবে দেশ, ছাড়বে দেখে শেষ বারুদ ভরা স্বপ্ন বুকে স্বাধীন হবে দেশ। The lines which mean that, O Mother India, your sons left their homes and are completely ready to hold their heads high against the colonial rule. Tons of sparks are residing inside, shouting we will be independent. These lines truly describe the bravest son of Mahabharati, Netaji Subhash Chandra Bose. Today is 23rd January. 127 years back, the day which witnessed the birth of an individual who took the country to a new height. What is the thing that inspired Subhash to develop feelings of patriotism? Khudiram Bose. The day he was hanged, Subhash took a cutout of newspaper and put it on his study table. The day he sang Amar Shonar Bangla Ami Tomai Bhalobashi instead of Raven Chowdhury at school prayer. It's not only his two revolutionary elder brothers, but also the day he saw British government attack a mob. In that mob, he witnessed an officer beating his dear Abdul Chacha. Sri Vijendralal Rai sang Pranodhane Pushpe Bora Amader Ei Bosundhara Tahar Maje Thake Ek Desh সকল দেশের সেরা. He gifted the song to Netaji Subhash Chandra Bose on his birthday. If you are willing to do something, even the minute things inspire you. When Bose slapped a professor of Presidency College Kolkata with his shoes for calling out and joking about Indians and their beliefs, the sound shook the chairs of the British government. Idolizing Swami Vivekananda, walking along Deshbandhu Chittaranjan Das, he worked for this country. Starting from developing the Azad Hind Force to going to Japan, meeting Hitler, he tried each and everything. Being the 4th ranked in the Indian Civil Services exam, he left the job, he left the chair of Congress President because his aim was not to satisfy a few people, he dreamt big. I don't believe Bose can die. None of us can believe Bose can die. He's residing inside all of us. When I feel the wind in this country, I think Bose is breathing. It's not just a mere thunderstorm, but the steps of Bose. But after so many years of independence, are we really sticking to Netaji's dream? The question is for us and the answer is within us. Thank you very much. बहुत धन्यवाद अग्नि। आपको बता दूं कि जो बड़े लोग होते हैं उनकी तस्वीरें लोग मोबाइल लैपटॉप के स्क्रीन पर लगा के रखते हैं, तो अग्निक भैया भी कुछ ऐसे ही हैं। वो अपने मोबाइल की डीपी पे बोस जी को बहुत दिनों से लगा के रखे हुए हैं, तो उनके अंदर जो फीलिंग थी वो निकली कुछ बातों से, बहुत अच्छा लगता है। और अब हम आमंत्रित करते हैं विश्व रंजन गिरी, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। आदरणीय राजकुमार सर, सीनियर्स और मेरे सहपाठीगण, आज नेताजी जयंती के अवसर में आप सबको शुभकामनाएं। आज जब देश के बारे में हम बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं, तब हम जय हिंद बोल के सबको संबोधन करते हैं। ये नारा हमारे नेताजी
सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया नारा है। वो हमेशा बोलते हैं कि मुझे भोट दीजिए, मैं आपको स्वाधीनता दूंगा। तो उनके बारे में तो पहला सीखने के बाद में बोलने से पहले उनके बचपन के ओर जाना चाहूँगा। सुभाष चंद्र बोस 1897 जनवरी 23 को कटक शहर में जन्म ग्रहण किए थे। उनके माता पिता को बचपन से ही पता था कि वो पढ़ने में बहुत तेज है, इसीलिए पहले से ही वो मन बना लिए थे कि उनके बच्चे को वो ICS ऑफिसर ही बनाएंगे। इसीलिए जब उनका इंटर खत्म हुआ, उनको कलकत्ता के फेमस कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA दर्शन साहब उनको बहुत बुरा लगा। वो उस टाइम उनके क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो वो प्रिंसिपल साहब के रूम में गए और बोले, आपके जो प्रोफेसर हैं वो सब हमारे इंडियन स्टूडेंट के ऊपर बहुत हार्शली बिहेव कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल उनका कुछ स्टेप्स कुछ नहीं लिए। तो ये बात उनको बहुत बुरा लगा था, इसीलिए वो बहुत गुस्से में आकर ICS की तैयारी की और 1921 में वो ऑल इंडिया रैंक 4 में हासिल किए। लेकिन उनको पता चल गया था कि ये सब नौकरी में कुछ नहीं है, इसीलिए वो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के आदर्श में अनुप्राणित होकर और उस टाइम जो जालियानवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसको देखकर वो अपनी नौकरी छोड़ दिए और कुछ बड़ा करने के लिए और देश को आज़ाद करने के लिए निकल गए। तो इससे पहले बात हमको सीखने मिलती है कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमको बहुत बड़ा स्टेप लेना होता है। भीड़ बकरियों की तरह ना जाकर कुछ अलग करना पड़ता है। तो जब वो अपने ICS की तैयारी कर रहे थे, वो एक किराए के घर में रह रहे थे, तो उनके घर के सामने एक बूढ़ी अम्मा रह रही थी। वो 2 टाइम का खाना भी ठीक से खा नहीं पा रहे थे, तो उनको ये देखकर बहुत बुरा लगा। तो वो जब कॉलेज जाते थे, बस में जाना आना करते थे, वो भाड़ा बचाकर उस बूढ़ी अम्मा के खाने में खर्च करते थे। तो इससे हमारे दूसरे बात हमको सीखना चाहिए कि हमें जितना चाहिए, मतलब जितना हम कर सकते हैं, दूसरों का मदद करना चाहिए। और तीसरी बात, हमें ये सीखना चाहिए कि वो जैसे निडर थे, किसी से नहीं डरते थे और किसी से भी भिड़ जाते थे। मतलब जो गलत है मतलब गलत है, उसके बारे में उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तो इस तरह से हमें उनके लाइफ से बहुत कुछ सीखना चाहिए और उनके आदर्श को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। भारत माता की जय। हमने देखा या इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके अंदर जो स्पीकिंग क्वालिटी है वो भी डेवलप होता है। आप यहाँ आते हैं, बोलते हैं, आराम से बोलिए, सब अपने लोग हैं। कई बार अंतर्या है, आज आपके हाथों में माइक है, कल इससे भी बड़ी सभाओं को आपको बोलना हो। तो आज जो लोग बैठकर सुन रहे हैं वो लोग इन बारीकियों को ध्यान दें और सुने। और एक चीज उन्होंने बताया कि उनके माता पिता चाहते थे कि वो सिविल सर्विस एग्जाम निकाले और ऑफिसर बने। आप में से बहुत लोग यहाँ भी बोले कि हमारे पापा मम्मी चाहते हैं कि मैं यहाँ का फॉर्म डाल दिया टीचर बनूं और शिकायत रहती है। तो बोस जी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? माँ बाप से शिकायत नहीं करनी, आपको ये काम नहीं करना है, आप दिखाइए कि आप इस चीज के योग्य हैं और आपको नहीं करना है। आप अपनी योग्यता साबित कीजिए और फिर आपको जो करना है आप कीजिए। माँ बाप को शिकायत मत कीजिए, उनकी शिकायत मत कीजिए। और अब हम अगले वक्ता के रूप में दीपांशु कुमार तिवारी को बुलाना चाहेंगे, BA फर्स्ट ईयर से। धन्यवाद मेरे प्रिय अनुज मनीष। आदरणीय, शक्ति ही जीवन है, कमजोरी मृत्यु। शक्ति ही जीवन है, कमजोरी मृत्यु। इन वाक्यों के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने अपने आप को उस तरह से प्रोत्साहित किया जिसकी कल्पना
हम सभी वास्तविकता के रूप में देखते हैं। शक्तियों का संचयन का प्रारूप ही सुभाष चंद्र बोस है। वह वही व्यक्तित्व है जो यह बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूल कार्य किस प्रकार से किए जा सकते हैं। उनके व्यक्तित्व से हम सभी भली प्रकार से परिचित हैं और यह भी परिचित है कि अनेक परिस्थितियां आए परंतु अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रचित्त होकर लक्ष्य प्राप्ति की और सदा और सर्वथा बढ़ते ही रहना चाहिए। मैं पुनः उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे मित्रों ने पूर्व में ही आप सभी को बता दिया है कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे, उनकी जीवन की प्रक्रिया क्या रही, उन्होंने क्या क्या उपलब्धि अर्जित की। अभी तो मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा उन मूल्य आदर्शों पर जिसके बल पर सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में एक उपलब्धि हासिल की जो निरंतर सर्वदा संपूर्ण विश्व में गाई जाती है। मूल उद्देश्य प्रेरणा स्रोत उनके स्वामी विवेकानंद थे। अतः मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी स्वामी विवेकानंद के उन सभी बातों का दर्शन में और सभी के जीवन में उतना ही महत्व है जितना सुभाष चंद्र बोस के समय था। अतः विवेकानंद का सर्वथा अगर कोई वाक्य दिल को छूता है तो वह है हमारी प्रथम और प्रधान आवश्यकता है चरित्र गठन। और यही वह चरित्र गठन है जो आपको अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। जब तक आप अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे आप अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे और अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व के स्वामी भी नहीं बन पाएंगे। सुभाष चंद्र बोस में यही व्यक्तित्व उनकी व्यक्तित्व का वह अलंकृत शोभा है जिसकी सभी संसार में नाम किया जाता है। अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी सुभाष चंद्र बोस को और स्वामी विवेकानंद को अवश्य पढ़ें, उनके साहित्य को पढ़ें। रामकृष्ण मिशन यहाँ नजदीक में ही है। आप सभी जब जाते हैं बाहर तो रामकृष्ण मिशन जाइए, क्योंकि रामकृष्ण मिशन के जो लिटरेचर है उनका इनकम टैक्स नहीं लगता। वो बहुत ही छोटी छोटी पुस्तकें आती हैं 15-20 रुपए में, बहुत ही ज्ञानवर्धक उत्साहवर्धक करने वाली पुस्तकें हैं विवेकानंद की। उन सभी पुस्तकों को पढ़िए, उन सभी विचारों को पढ़िए। वो विचार आपके जीवन में इस प्रकार से परिवर्तन ला देंगे कि आप वास्तविक अर्थों में ये जान पाएंगे कि वास्तविकता क्या है, जीवन शैली क्या है, राष्ट्र प्रेम क्या है, समाज प्रेम क्या है। केवल स्वयं के लिए जीवन जीना नहीं अपितु संसार को हर दृष्टिकोण से देखना, उन सभी आवश्यकतामंद लोगों को देखना, उनकी भावनाओं को समझना, यह विचार आपको विवेकानंद के जीवन से मिलेगा। और उसका सबसे उत्तम उदाहरण सुभाष चंद्र बोस है, बाल गंगाधर तिलक है। ये सभी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित थे। अतः समय को ध्यान में रखते हुए मैं आज इतना ही कहूंगा। आप सभी से पुनः निवेदन है कि आप अवश्य अपने उत्तम चरित्र का निर्माण करें। यही चरित्र आपको आपके जीवन में वो सारी खुशियां देगा, सारी शक्तियां देगा, सारी विचार कौशल देगा जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। आपने जिक्र किया दर्शन को पढ़िए, और आज जब स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य की बात हो रही थी तो उसमें बोस जी के गुरु यानी विवेकानंद जी की बात को आपने यहाँ रखा। दर्शन पढ़ना से जरूरी क्यों है? क्योंकि कांग्रेस में थे सुभाष चंद्र बोस, उसी में महात्मा गांधी, सारे लीडर उसमें थे, लेकिन बोस क्रांतिकारी थे। इधर गांधी जी सामूहिक रूप से चल रहे थे, दोनों की अपनी अपनी अहम योगदान था। लेकिन बोस और गांधी में उतना तकरार नहीं हुआ जितना आज लोग बोस और गांधी के बीच करवा देते हैं। बिल्कुल। तो ये जो वाद का विवाद है ना, वाद के विवाद से जो उन्मुख करता है, उसको धोता है, उसी का नाम है दर्शन। दर्शन इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आप जिसके साथ रह रहे हैं
वो आपसे वैचारिक रूप से अलग है, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको आप ग्रहण कर सके। अंतिम वक्ता को मैं बुलाऊं उससे पहले मैं नेताजी के लिए पंक्ति करना चाहूँगा कि उठ धरा से पहुँच शिखर आकाश बन गया, धरा देखती रही और बुद्ध इतिहास बन गया। आप आए और अपनी बात करें। Good evening all. Myself Vishwesh Sahu, and today I am going to deliver a speech on the occasion of Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti. Respected Rajkumar sir, respected seniors, and my dear friends, we gather here on this occasion to celebrate the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, who was a fearless leader and a true patriot. As we gather here on this occasion, it is very essential for us to discuss about his contributions and his dedications for India. Netaji Subhash Chandra Bose is also fondly known as Netaji. He was born on 23rd January 1897 at Cuttack, Odisha. He was a brilliant student. He completed his graduation, but he left his promising career and dedicated his whole life towards the India's freedom struggle. He led the Indian National Army. But he had a vision for our India. He believed that we need to fight to get freedom. Freedom is not given. Freedom should not be given by the Britishers. We need to fight to get it back. This was his vision. Netaji Subhash Chandra Bose was a very brilliant leader. That's why many people and thousands of people joined the Indian National Army led by him. He escaped from his house arrest in 1941. He formed the Free India Provisional Government at Singapore. Most of the time he used a slogan that is which is very famous. The slogan is stated as "Give me blood and I shall give you freedom." He used another slogan that is "Jai Hind," as you know. Netaji Subhash Chandra Bose had vision in India where everybody should be treated fairly, where there is equality, secularism, etc. So it is the time to make and to dream of a free and united India. Thank you, Jai Hind. नेताजी कहकर बुलाते हैं। नेता कौन? Who is the leader? क्या वो जो पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर चले गए वो हमारे नेता है? नहीं, वो नहीं है। नेता का मतलब होता है कि किसी भी जगह पर समाज की सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके अंदर भी यह साहस भर देना कि आज जहां मैं हूं वहां तुम भी हो सकते हो, जो मैं कर रहा हूं इसको एहसास नहीं दिलाना कि आज जो तुम्हारी स्थिति है वो मेरे वजह से है। वो कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। नहीं, ये एक अच्छे नेता का गुण कतई नहीं है। और चूंकि कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है तो हम औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए आज के इस कार्यक्रम के नेता मनोरंजन भैया को आमंत्रित करते हैं, तो धन्यवाद ज्ञापन करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजकुमार सर और यहाँ पर बैठे सभी अनुजों को बहुत बहुत धन्यवाद।
यह एक कविता सुनाना चाहता हूँ। कुछ दो पंक्तियां हैं। यह कविता उस बर्मा की घटना का जिक्र करती है जब आजाद हिंद फौज का निर्माण हो रहा था, जो कि इस प्रकार है। वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम में। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन का रवानी है, जो परदस होकर बहता है। वह खून नहीं है पानी है, वह खून नहीं है पानी। छात्रावास के आज हम साक्षात हैं कि हमारे यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। साथ ही साथ मैं आज के करता धरता एक मुखिया के रूप में श्री राजकुमार सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अपने कीमती समय में एक छोटा सा वक्त दिया और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सभी अनुजों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही साथ सर आप यही बोले कि यहाँ बेशक ज्यादातर अनुज ही बैठते हैं और देखा जाए कि बाकी सीनियर्स नहीं बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरी चूक है कि शायद कम्युनिकेशन गैप है। हम आपसे आश्वासन करते हैं कि अगले आने वाले प्रोग्राम में, आने वाले कार्यक्रम में हम आपसे आश्वासन करते हैं कि ये कॉमन हॉल पूरे पूर्ण रूप से भरा रहेगा और हम साथ ही साथ यहाँ पे बैठे और जो भी विशेषकर जो भी ईयर के भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि आप इसी हॉस्टल के हैं। आप ये हॉस्टल हम लोगों से ही चलता है, हम जिस तरह से चलाएंगे उसी तरह से चलेगा, क्योंकि जो हम लोग ने सीखा है वो हम वही चाहते हैं कि आगे ये कंटिन्यू चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब समय निकाले, बहुत बहुत धन्यवाद।